हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिक्स से पढ़ेंगे, जिसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, आपके बिहार बोर्ड के लिए, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला ऑप्टिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको हम लोग डिटेल्स में आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, इसको हिंदी में भी हेडिंग लगा लेते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स थोड़ा सा बेसिक्स आपको याद दिलाना, क्योंकि आपको पता है बिहार बोर्ड एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछता, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी टॉपिक्स आपसे पूछ लेता है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं पिछले वीडियो में आपके सामने रखा था कि किसी भी गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर, गोलीय सतह से तो थोड़ा सा याद हो तो आपको मैं बता दूं। अगर ये एक गोलीय सतह है और यहां से हम कोई लाइट लेके जाते हैं, ठीक है, और ये है N1 और ये है N2। क्लियर, ये है N1 माध्यम और ये है N2 माध्यम, तो अपने पास क्या आया था, इक्वेशन जो आया था वो आया था N2 बाई V माइनस N1 अपॉन U इजकल टू N2 माइनस N1 अपॉन R, जहां R होती थी स्टूडेंट्स, R होती थी इस गोलीय सतह का त्रिज्या। क्लियर, अगर आपको याद हो तो, और N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक हुआ करता था जहां से किरण जा रही है, और N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां पर किरण जा रही है। अगर ये बात आपको याद है तो इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए अब इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूं। और ये भी क्या था, बस प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या था, वस्तु की दूरी, और ये R जो थी अपने पास क्या थी स्टूडेंट्स, गोलीय सतह की त्रिज्या। क्लियर, चलिए आइए देखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला, यानी कि इस फॉर्मूले से हम लोग लेंस बनाएंगे, अलग अलग के लेंस बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस मेकर फॉर्मूला। चलिए आइए पहले देखते हैं कि इसकी रे डायग्राम क्या है और इसकी फॉर्मूला का मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन कैसा है, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम एक, आप हेडिंग डाल लीजिए, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसके लिए सबसे पहले इसके रे डायग्राम को देखते हैं हम लोग। इसके लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले एक उत्तल लेंस लेते हैं। ये अपना उत्तल लेंस, चलिए ये अपना उत्तल लेंस हो गया, और यहां से इसके प्रधान अक्ष की बात करते हैं। ये प्रधान अक्ष हो गई उत्तल लेंस का, और ये जो बिंदु है इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर हो गई। क्लियर, अब देखिए ये जो है एक कर्व है, एक यहां से वक्र बन रहा है, ये तो लाइट अगर हम इधर से सेंड कर रहे हैं तो ये वक्र बन रहा है, ये गोला बन रहा है, तो इसकी सेंटर कहीं इस साइड बनेगी, और इस सेंटर को हमने मार्क किया है C1।
क्लियर, इस सेंटर को हमने मार्क किया C1, ये अपना सेंटर है C1। अच्छा, अब जब लाइट इससे रिफ्रैक्शन के बाद यहां पर अगर पहुंचेगी तो इस सतह का, ये गोलीय सतह जो आपको दिख रहा है, इस गोलीय सतह का जो सेंटर बनेगा, थोड़ा सा देख लीजिए, इधर बनेगा, इसको हमने मार्क किया C2। क्लियर, अब ये इसकी त्रिज्या हो गई, वक्रता त्रिज्या, इस सतह की वक्रता त्रिज्या यहां से हम ले लेंगे, इसको हम बोलेंगे R1, और इसको हम बोलेंगे R2। क्लियर, क्योंकि हर दूरी जो होती है कहां से मापी जाती है लेंस में, ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से सभी दूरियां हम मापते हैं। चलिए अब देखिए, यहां पर जो माध्यम है, इस माध्यम का नाम हमने लिख रखा N1, और जो लेंस का माध्यम है, लेंस का जो अपवर्तनांक है, उसका हमने नाम रखा N2। यहां से लेंस का जो माध्यम है उसका नाम रखेंगे हम N2। ये मान लेंगे, सारे डेरिवेशन है तो सारे चीजें हम एकदम क्लियर कट इसको मान लेंगे, लेकिन अभी के लिए इधर का भी अपवर्तनांक जो है, इस माध्यम का जहां लेंस रखा हुआ है इसके आजू बाजू का जो माध्यम है अपना क्या है, N1 है। क्लियर, कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, पानी हो सकता है, कहीं भी लेंस आप रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन हम N1 और N2 पहले जनरल इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स में अलग अलग माध्यमों में लेंस को रख करके अध्ययन करेंगे। क्लियर, तो इधर का जो माध्यम है N1 है, और इस लेंस का जो माध्यम है वो क्या है, N2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। क्लियर, चलिए देखते हैं पहले रे डायग्राम। यहां पर स्टूडेंट्स एक लेते हैं हम वस्तु, एक वस्तु O लिया हमने, ठीक है, वस्तु O लिया, और इससे हम किरण आरेख भेजने की, क्योंकि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर आपको बनाना है तो कम से कम 2 रेज को आपको क्या करना होगा, सेंड करना होगा। क्लियर, चलिए पहला रेज लेते हैं हम, पहला रेज यहां से लेके गए, यहां से रेज लेके गए हम। क्लियर, जब ये रेज यहां स्ट्राइक करेगी तो अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा तो सबसे पहला अपना काम क्या है कि नॉर्मल क्या है सर, तो नॉर्मल स्केच करते हैं, अभिलंब को पहले स्केच करते हैं, तो सबसे पहला काम अपना क्या है, नॉर्मल हम क्या कर लिए, यहां से स्केच कर लिए। क्लियर, अच्छा एक बात और एजम्पशन हम यहां मानेंगे रे डायग्राम में कि जो N2 है इसकी अपवर्तनांक इस माध्यम से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ये N2 जो है सघन माध्यम है। थोड़ा सा एजम्पशन यहां ले रहा हूं बस, और कुछ नहीं, रे डायग्राम इस कंप्लीट करने के लिए, बाकी हम न्यूमेरिकल में सारे कहानी देख लेंगे। तो N2 जो है ग्रेटर देन N1 है, रे डायग्राम बनाने के लिए मैं हेल्प ले रहा हूं, यानी कि ये सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम है। क्लियर, तो लाइट तो ऐसे जाना चाहती थी, लाइट अगर ये सतह नहीं होता तो लाइट ऐसे निकल जाती, ऐसे, लेकिन प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो कैसा रे बनेगा, कैसा रे बनेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ झुक करके ऐसे जा करके कहीं प्रतिबिंब बनाएगी, यानी कि इस प्रतिबिंब यहां से, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला I डैश। क्लियर, यहां से सॉरी, यहां से इस रेज को अभी डायरेक्ट हम प्रतिबिंब नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहां पर फिर एक अपवर्तन है, तो कुछ रेज झुक जाएगी, ये तो पता है, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो कुछ अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए यहां से एक अपवर्तन डायरेक्ट हम प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं, यहां से कुछ दूर पर ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है, उसके बाद यहां से ये प्रतिबिंब, थोड़ा सा इस लाइन को और स्केच कर लेते हैं आगे, ताकि रे डायग्राम क्लियर होना चाहिए। रे डायग्राम क्लियर नहीं तो कुछ फायदा नहीं, रे डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन समझ में भी आना चाहिए। रे डायग्राम समझना मतलब आधा डेरिवेशन समझ जाना, ठीक है, ये प्रतिबिंब यहां पर, ठीक है, ये प्रतिबिंब, अगर ये सतह नहीं होता तो ये अपवर्तित किरण जाकर यहां पर मिलती, ठीक है, इसके लिए हमने मार्क कर लिया, यहां पर ये हो गया I डैश। क्लियर, पहले सतह से प्रकाश का अपवर्तन यहां पर होगा, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगी यहां पर बनेगी, और इसको हमने
इसको हमने मार्क किया V डैश, ठीक है। पहले सतह से जो प्रतिबिंब बन रही है मान लिया हमने, क्या हो गया, ये V डैश। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं। अब यहां पर फिर ये जो रेज है, जो इसको डीप लाइन से हमने किया हुआ है, क्योंकि ये एक्चुअल कहानी है और ये वर्चुअल कहानी है, ये काल्पनिक कहानी है कि यहां पर मिल रही है, लेकिन अभी वास्तव में मिलेगी नहीं, क्योंकि ये फाइनल इमेज नहीं बन रहा है, फाइनल प्रतिबिंब अभी नहीं बन रहा है। फाइनल प्रतिबिंब कब बनेगा स्टूडेंट्स, जब इससे प्रकाश की अपवर्तन होगी, किरण जब बाहर निकल जाएगी, तब जाके फाइनल प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। यहां पर ये सोचने वाली बात है, यहां पर ये सोचने वाली बात है कि अगर ये सतह नहीं होता तो किरण यहां पर आके मिलती, लेकिन ये सतह है तो फिर ये भी क्या करेगा, इस सतह से भी प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। क्लियर। चलिए फिर यहां से लाइट जो है अपना मीडियम चेंज करना चाहती है, अपना माध्यम चेंज करना चाह रही है, तो हम क्या करेंगे, फिर यहां पर अपवर्तन के लिए सोचेंगे। तो अपवर्तन के लिए सोचेंगे तो सबसे पहला काम अपना क्या है, सबसे पहला काम है कि नॉर्मल स्केच कीजिए सर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नॉर्मल स्केच कर दिया। ये है नॉर्मल, नॉर्मल का नाम रख देते हैं, ये N2 है और ये N1 है, ठीक है। चलिए अब ये हो गया नॉर्मल। लाइट ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन ध्यान रहे कि हमने N2 को क्या माना है, N2 को सघन माध्यम माना है और N1 को क्या माना है, विरल माध्यम, ठीक है। तो यहां से लाइट और थोड़ा सा क्या हो जाएगी, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम, इस सतह के लिए प्रकाश के अपवर्तन के लिए हम किरण आरेख खींच रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां से जब लाइट ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन क्या हो गया, यहां पर अपवर्तन हो रहा है, इस पॉइंट पर अपवर्तन हो रहा है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, अविलंब से दूर भाग जाती है, और अविलंब से दूर भागेगी तो कुछ इस तरीके से कहानी को कंस्ट्रक्ट करेगी। देख लीजिए, यहां से कुछ ऐसे अविलंब से दूर भाग करके और यहां पर फाइनल प्रतिबिंब बनेगी, और इस फाइनल प्रतिबिंब को हम I डबल डैश कहेंगे। क्लियर, I डबल डैश। और यहां से ये जो दूरी है, ये वस्तु की दूरी है जिसको हमने माना U। यहां से सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मानी जाती है, यह ध्यान रखना है, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मानी जाती है लेंस के, और इसको हमने इसलिए प्रकाशिक केंद्र को P माना, नाम है, कुछ भी मान सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा अब देखिए, जो फाइनल प्रतिबिंब बन रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या बन रहा है, I डबल डैश। देखिए सबसे पहले एक बार मैं और रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले यहां पर अपना वस्तु है, एक किरण ऐसे हमने निकाला है, अगर ये लेंस नहीं, ये सतह नहीं होता तो प्रकाश ऐसे जाती। क्लियर, ठीक है। ये सतह आने के बाद क्या हुआ कि प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और इसका अविलंब ये है तो अविलंब की ओर झुक गई। क्लियर। अगर ये सतह नहीं होता तो किरण ऐसे जाती है कि नहीं, लेकिन यहां पर फिर माध्यम परिवर्तित हो रहा है, तो माध्यम यहां पर फिर परिवर्तित हो रहा है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, फिर अविलंब खींचेंगे, और अविलंब आपको पता है कि हमेशा गोलीय सतह के केंद्र से जाता है, तो हमने क्या खींच दिया, एक अविलंब N2 खींच दिया। और आपको पता है कि जो ये अपवर्तन हो रहा है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, जो एक्चुअल किरण है वो क्या हो जाएगी, अविलंब से दूर भागे। देखिए ये अविलंब है और ये ओरिजिनल पथ ये है, तो अविलंब से क्या हो गई है, दूर भाग गई है। क्लियर। और यहां पर आके मीट कर रही है, यहां पर मीट कर रही है, तो क्या होगा, यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। और एक बात, ये तो एक किरण की बात हुई, और एक किरण कहां से भेजेंगे, तो एक किरण सीधा यहां से ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, और आपको पता है जब ऑप्टिकल सेंटर से लेंस के प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण निकलती है तो सीधा अपवर्तन के बाद सीधा निकल जाती है। तो यहां से मैं थोड़ी सी यहां से कलर चेंज कर दे रहा हूं, यहां से एक सीधा ऐसे रे लेके जाते हैं, और यहां पर देख रहे हैं आप रेड कलर का जो रे है वो क्या हो रही है, यहां पर प्रतिबिंब फाइनल बना रही है। क्लियर। ये रेड आगे भी जा सकती है, तब यहां पर प्रतिबिंब बनाएगी। क्लियर। इस रेड को हम आगे भी अगर स्केच करें तो यहां पर भी प्रतिबिंब बनाएगी। देख लीजिए, ये यहां पर यानी कि दो प्रतिबिंब बन रहा है। एक जो व्हाइट कलर की रे है वो कुछ एंगल पर हमने भेजा है, और जो रेड कलर की रे है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया है। तो एक यहां पर पहला अपवर्तन के लिए यहां पर प्रतिबिंब बनाया, दूसरा अपवर्तन के लिए यहां पर प्रतिबिंब बनाया, और दूसरे अपवर्तन ही क्या अपना बना, फाइनल इमेज बना, फाइनल प्रतिबिंब बना। क्लियर। ये हुआ इसका कॉमोबेस रे डायग्राम, और आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर। अब चलिए चालू करते हैं डेरिवेशन। ठीक है, इसकी डेरिवेशंस कैसे होगी, इसकी मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, इसके बारे में बात करते हैं। क्लियर। चलिए मान लेते हैं, माना
माना लेंस का अपवर्तनांक क्या है, n2 है, तथा अगल बगल का अपवर्तनांक इसके आसपास का, ऐसे भी बोल सकते हैं, तथा आसपास का अपवर्तनांक n1 है। यानी कि जिस आसपास कहने का मतलब क्या है, सराउंडिंग्स, जिसके आसपास, जिस अगल बगल जो अपवर्तनांक है उसको हमने क्या माना है, n1 माना है। क्लियर। और पहले गोलीय सतह की त्रिज्या को हमने r1 माना है और द्वितीय सतह के त्रिज्या को हमने क्या माना है, r2 माना है। वस्तु दूरी u है, ठीक है। और जो पहले सतह से प्रतिबिंब बना है उसको हमने क्या माना है, v डैश माना है। जो एक्चुअल फाइनल प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी को हमने क्या माना है, v माना है। ये डायग्राम से आप देख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, इसको हमने क्या माना है, v माना है। अब इसके लिए हमको क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स देखिए, इस किरण का 2 बार अपवर्तन हो रहा है, 2 बार। तो हम और ये भी अपवर्तन कैसा है, ये अपवर्तन कैसा है, गोलीय सतह से अपवर्तन है। तो जो भी इक्वेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या लिखेंगे, गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। क्लियर। चलिए प्रथम अपवर्तन के लिए यहां पर लगाते हैं। प्रथम अपवर्तन के लिए, प्रथम अपवर्तन के लिए, अपवर्तन के लिए, और ध्यान रहे कि ये जो अपवर्तन है गोलीय सतह से है, तो जो भी फॉर्मूला लगेगा गोलीय सतह का अपवर्तन का फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए यहां पर फर्स्ट अपवर्तन हुआ है, तो क्या होता है फॉर्मूला, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r होता है। क्लियर। n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें किरण जा रही है, n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां से किरण जा रही है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब चलिए देखिए, यहां से किरण जा रही है, यहां से, तो ये n1 हो गया। और यहां पर किस में किरण जा रही है, इस लेंस में जा रही है। तो इस लेंस का अपवर्तनांक क्या है, n2 है। तो लिखते हैं यहां से n2 किस माध्यम का अपवर्तनांक है, लेंस का। तो n2/v डैश। देखिए सर v डैश क्यों लिखा, क्योंकि इस सतह, देखिए जब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो इस सतह को भूल जाएंगे, और इसके लिए जो स्केच किया हुआ है तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है v का, वो क्या है, v डैश है। ध्यान रखिएगा, यहां पर कंफ्यूजन होता है सर इक्वेशन लिखते समय। कैसे सर, यहां से ये u हो गया वस्तु दूरी, और ये सतह नहीं होता, ध्यान रखिएगा, अगर ये सतह नहीं होता तो ये सतह प्रतिबिंब कहां बनाता, i डैश पे बनाता। तो i डैश पे बनाता, और हम इक्वेशन लिख रहे हैं इस सतह के लिए, तो इस सतह के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो यहां से जो दूरी है वो कितनी है, v डैश। इसलिए हमने लिखा है n2/v डैश, ध्यान रखिएगा, माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन क्या हो जाएगा, r1। क्योंकि इस सतह का जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या इस सतह को हमने क्या माना है, r1। और गोलीय सतह से अपवर्तन किस सतह से हो रहा है, इस फर्स्ट सतह से हो रहा है कि नहीं। तो जब भी ये इक्वेशन लिखेंगे तो ये सेकंड वाले पार्ट को भूल जाएंगे, तब क्लियर कट बात समझ में आएगी। यहां से देखो स्टूडेंट्स, n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक जहां से किरण जा रही है, n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक जहां पर किरण जा रही है। तो n1 यहां पर कौन है, ये इसके आजू बाजू का जो अपवर्तनांक है, माध्यम है, उसका अपवर्तनांक n1 बनेगा। और यहाँ किरण जो है लेंस में जा रही है, लेंस में जा रही है मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, n2 द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चूंकि इस सतह से हम प्रकाश के अपवर्तन का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाई जा रही है, यहां पर अलग बात है कि ये एक्चुअल फाइनल प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन ये सतह तो प्रतिबिंब यहां पर बना रहा है कि नहीं। तो इसकी दूरी को हमने क्या लिया है, v डैश लिया है। क्लियर। इस तरीके से ये अपना इक्वेशन फर्स्ट क्लियर हुआ। क्लियर। इसी प्रकार अब क्या करेंगे, द्वितीय अपवर्तन के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, द्वितीय अपवर्तन के लिए समीकरण, द्वितीय अपवर्तन
के लिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, कहानी चेंज होने वाली है। किरण तो इसमें घुस गई है, अब यहां से किरण जा रही है। कहां को किरण जा रही है? N1 में जा रही है। तो इस बार जो कहानी होगी, यहां से देखिए ये किरण, ये अपवर्तन हो रहा है, ये अपवर्तन हो रहा है। तो किरण कहां पर है अभी? N2 माध्यम में है। तो N2 माध्यम में है, तो जहां से किरण जा रही है वो N1 की तरह व्यवहार करेगा। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहां गलती होने का बहुत चांसेस है। क्लियर? अच्छा, किस माध्यम में जा रही है? तो सर N1 माध्यम में जा रही है, इस माध्यम में जा रही है। तो जो इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? N1 अपॉन V। सर यहां पर N1 अपॉन V कैसे? इसलिए कि बाबू प्रतिबिंब किस में बन रहा है? यहां से किधर किरण जा रही है? ये N1 में जा रही है। तो N1 जो है N2 की तरह व्यवहार करने लगेगा। क्यों? क्योंकि जहां से किरण झरट के बैठना ठीक नहीं है, एकदम बात मानिए। यहां से N2 में किरण, यहां पर किरण किस माध्यम में जा रही है? यहां से अपवर्तन जब हो रहा है, तो क्योंकि द्वितीय अपवर्तन के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो यहां से किरण जा रही है तो ये N2 की तरह व्यवहार करेगा, और जहां से किरण जा रही है वो N1 की तरह व्यवहार करेगा। इसलिए हमने क्या लिखा? N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन V माइनस क्या हो जाएगा यहां पर? N2 अपॉन EU। ये आपका लिखने का तरीका है। यहां पर 1 मिनट और, जब भी इक्वेशन लिखेंगे ध्यान रखें, यू ठीक है एकदम, यू आर राइट, लेकिन ध्यान रखना है कि सर द्वितीय अपवर्तन के लिए वस्तु कहां है? बहुत अच्छे से सोचना है इस कहानी को। वैलेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, बस 2 मिनट। यहां से N2 अपॉन U लिखेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन U इस अपवर्तन के लिए वस्तु कहां है? इस अपवर्तन के लिए वस्तु कहां है? अब ध्यान देखना कि ये प्रतिबिंब है, और यहां से किरण, इसको क्या लगेगा? किरण यहां ऐसे आ रही है। तो आपको पता होना है कि द्वितीय अपवर्तन के लिए जो I डैश है वो क्या करेगा? द्वितीय अपवर्तन के लिए जो I डैश है एक वस्तु की तरह काम करेगा, और इसकी दूरी कितनी है? V डैश है कि नहीं? तो यहां से देखिए, इसको लगेगा, इस सतह को लगेगा किरण कहीं ऐसे आ रही है। अलग बात है यहां पर आके क्या हो रही है? आपतित किरणें अभिसारी हो रही है, और जब आपतित किरणें अभिसारी होती है तो काल्पनिक वस्तु बनता है। ये बात आपको पता है बेसिक से, है कि नहीं? तो यहां से ध्यान देखिए कि ये जो वस्तु, ये जो प्रतिबिंब बना है पहले सतह के द्वारा जो बनाया गया है, ये जो प्रतिबिंब है द्वितीय अपवर्तन के लिए वस्तु की तरह काम करेगा, और वस्तु की तरह काम करेगा। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स? यहां पर हम लिखने वाले हैं V डैश, क्योंकि यहां पर जो दूरी है यहां से इसके लिए क्या है? V डैश है। और N1 देखिए, यहां से ये जो दूरी है, यहां से जो दूरी है ये प्रतिबिंब की दूरी है। तो N2 बाई V होता है माइनस N1 बटा U होता है। तो यहां पर N2 जो है N1 बन गया है, N2 जो है N1 बन रहा है। क्यों? क्योंकि जहां से किरण जाती है वो क्या होता है? वो N1 होता है, जहां पर किरण जाती है वो N2 होता है। तो यहां पर द्वितीय अपवर्तन में ये N2 N1 बन रहा है, क्योंकि ये N2 माध्यम है और यहां से किरण जा रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? N1 लिखेंगे। ठीक है? N1 बाई V माइनस N2 बाई V1। ठीक है? क्लियर? अब यहां से क्या लिखेंगे? N1 माइनस N2 बाई में R2 क्यों सर? क्योंकि इस गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो यहां से देखिए, ये R2, इसकी रेडियस क्या है? इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? R2, और ये बना अपना इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब इसको मैथमेटिकली हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? अब क्या करेंगे? सब ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने वाले हैं हम। तो क्या बनेगा? इधर की वैल्यू को जोड़ देंगे और इसकी वैल्यू को जोड़ देंगे। क्लियर? तो क्या करेंगे? देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखिए जोड़ेंगे तो फटाक दे, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो क्या बचेगा अपने पास? N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बचेगा यहां से। क्लियर? और यहां से क्या बचेगा स्टूडेंट्स? N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस में इधर से क्या बचेगा? N1 माइनस N2 अपॉन R2। क्लियर? अब इसको हमने जोड़ रखा है कि नहीं? चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं।
इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को लेकर के हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में दोनों को जोड़ दिया और कुछ कहानी जोड़ने के बाद ये जो टर्म है और ये टर्म है, देखिए सेम टर्म है, प्लस करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, प्योर। प्योर ये बचेगा सर, ये प्लस वैल्यू के साथ बचेगा और ये माइनस वैल्यू के साथ बचेगा। क्लियर? चलिए आगे स्टेप में देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये रे डायग्राम आप अच्छे से छाप लिए होंगे, है कि नहीं? रे डायग्राम अच्छे से छाप लिए होंगे। मैं इसको इरेज करने वाला हूं, ठीक है? मैं इसको इरेज करता हूं ताकि डेरिवेशन को मैं आगे प्रोसीड कर सकूं। चलिए आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से n1 को कॉमन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो n1 को कॉमन कर लिया तो क्या अपने पास बचा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर, यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इस n2 को इधर लेके आते हैं स्टूडेंट्स, n1 को उधर, तो अपने पास क्या टर्म बन जाएगा। चलिए एक स्टेप कर ही देते हैं, तो मतलब कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो n2 माइनस n1 अपॉन r1, माइनस कॉमन कर लिया यहां से, माइनस कॉमन, तो n2 पहले हो जाएगा, n1 बाद में हो जाएगा, तो माइनस यहां से, तो क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r2। क्लियर? अब देखिए दोनों टर्म क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा अपने पास n1 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इजकल टू n2 माइनस n1, यहां से 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। क्लियर? अब इस n1 को उस साइड लेके जाते हैं तो क्या अपने पास बचेगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u, और यहां से n2 माइनस n1 अपॉन n1, यहां से हो जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। क्लियर? अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके आते हैं, तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u इजकल टू, यहां से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा n2 अपॉन n1 माइनस ये n1 1 हो जाएगा, और यहां से बचेगा अपने पास 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। क्लियर? इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, थर्ड इसको कंसीडर करेंगे, इस इक्वेशन को हम थर्ड कंसीडर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस साइड के डाटा को आप छाप लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन करते हैं, ठीक है? अब ये इक्वेशन को देखिए, ठीक है? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर n2 अपॉन n1 माइनस 1, और ये 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 आया है, ठीक है? अब थोड़ा सा यहां पर एक जंक्शन लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर अपने पास उत्तल लेंस है स्टूडेंट्स, तो अगर ये समानांतर आपतित किरणें हैं, समानांतर आपतित किरणें हैं, तो इसके मुख्य फोकस पर क्या हो जाती है, अभिसारी होती है अपवर्तन के बाद। यानी कि समानांतर किरणें, यानी कि U बराबर अगर हम इन्फिनेटिव रखते हैं तो जो V है, V इसकी फाइनल प्रतिबिंब जो है लेंस द्वारा, वो कहां बनती है, F पर बनती है, फोकस पर बनती है इसके। यानी फोकस यहां पर ये F प्रथम फोकस, इसको हम F2 कहते हैं, प्रथम फोकस से बनेगी, तो ये दूरी हमारी पास क्या हो जाएगी, F बनेगी, प्रथम फोकस बनेगी। यानी कि वस्तु अगर U बराबर इन्फिनेटिव पर हो, बहुत दूर वस्तु हो, तो वहां से समानांतर किरणें आती हैं, तो U की वैल्यू अगर इन्फिनेटिव है तो V की वैल्यू कहां है, F पर है। क्लियर? आप अवतल लेंस में भी देख सकते हैं यहां से, है कि नहीं? और ये हो गया प्रधान अक्ष की समानांतर आपतित किरणें, यहां से समानांतर आपतित किरणें। हमारे दोनों लेंस के लिए फॉर्मूला जो ये बन के आ रहा है वो सभी लेंस के लिए वैलिड है कि नहीं? इसलिए दोनों कंडीशन मैं दिखा रहा हूं आपको। तो यहां से स्टूडेंट्स क्या होता है, इसका फोकस, मुख्य फोकस इधर होता है, तो यहां से अपसारी होती है, क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है, डाइवर्ज करने वाला, यानी कि अपसारी करने वाला किरण है। तो यहां पर इसका मुख्य फोकस F2 इधर होता है, तो यहां से जो दूरी आएगी वो क्या आएगी, F आएगी, है कि नहीं? यानी कि अगर U बराबर, फाइनल कहानी यहां से क्या बन रही है स्टूडेंट्स, यदि U बराबर अगर अपने पास इंफिनिटिव है तो V बराबर 100% क्या बनने वाला है, F है। अब इसी कंडीशन को हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पर यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन 1 बाई V, यानी कि 1 बाई F बनेगा अपने पास। अरे V के जगह पर हमने क्या रखा, F रखा, है कि नहीं? और U के जगह पर हम क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, U रखेंगे, तो 1 बाई U, U के जगह इन्फिनेटिव रखेंगे, तो क्या अपने पास बनेगा, यहां से बनेगा सर n2 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, और 1 बाई इन्फिनेटिव आप जानते हैं कि 0 होता है, तो 1 बाई F बनेगा यहां से इक्वेशन, और ये बनेगा n2 अपॉन
n1, ये 1 बाई इंफिनिटी 0 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। क्लियर? अब इस इक्वेशन को हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 4, और सच्चा कहानी यही है स्टूडेंट्स कि अपना लेंस मेकर फॉर्मूला यहां पर क्या हो गया, अवेलेबल हो गया। अब इस इक्वेशन को मैं 4 मान रहा हूं, साथ ही साथ एक और काम करना है। क्लियर? इस इक्वेशन को 4, और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला। अब इसमें कोई भी वैल्यू रखिए, लेंस आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। मैं न्यूमेरिकल के साथ इस चीज का फील देने वाला हूं, इसलिए डोंट वरी। पहले आप डेरिवेशन को समझें, डेरिवेशन को करिए अपने कॉपी में, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूं, डोंट वरी। क्लियर? ये हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा थर्ड और फोर्थ को देखो मिलाते हैं। ये फाइनल फॉर्मूला है जहां n2 किस माध्यम का अपवर्तनांक है, लेंस माध्यम का, और जो n1 है वो किस माध्यम का अपवर्तनांक है, इसके आजू बाजू का। लेंस कहां रखा गया, पानी में रखा गया है, तो उसके हिसाब से न्यूमेरिकल में हम कर रहे हैं, पानी में रखा जाएगा तो पानी के हिसाब से n1 को रखेंगे। ठीक है? अगर ग्लास में रखा हुआ है तो ग्लास के हिसाब से, अगर किसी लिक्विड में रखा गया है तो लिक्विड के हिसाब से हम यहां पर रखने वाले हैं वैल्यू। लेकिन फाइनल जो फॉर्मूला है लेंस मेकर का, ये अपने पास अवेलेबल हो गया है। क्लियर? मैं लिख देता हूं कि कौन क्या है यहां पर। जो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि जो n1 है आसपास का क्या है, आसपास का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है, और जो n2 है लेंस का अपवर्तनांक है, लेंस का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है। क्लियर? ये बात थोड़ा जगह नहीं है स्टूडेंट्स, थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। मैं बोल रहा हूं ना, n2 लेंस माध्यम का अपवर्तनांक, n1 इसके आजू बाजू का माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर? यहां से r1 जो है प्रथम सतह का वक्रता त्रिज्या, और जो r2 है द्वितीय गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या। 1 बाई एफ, जो f है वो क्या है, लेंस का फोकस दूरी। क्लियर? चलिए अब इसी फॉर्मूला के साथ मैं एक और नया फॉर्मूला आपके सामने निकाल के लेके आ रहा हूं। यहां से देख रहे हैं थोड़ा सा कि LHS साइड इस इक्वेशन का और LHS साइड इस इक्वेशन का, दोनों का क्या है, इक्वल है। तो अगर दोनों LHS साइड अगर इक्वल है तो ये RHS साइड दोनों इक्वेशन का क्या है, इक्वल है। तो RHS साइड अगर इक्वल है तो इसके LHS साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। और यहां से जो अपने पास इक्वेशन बनेगी उस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस को बनाने वाला नहीं फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला, लेंस सूत्र। ठीक है? वो पतले लेंस के लिए अपने पास एक सूत्र अवेलेबल हो जाएगा। तो यहां से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करने वाला हूं। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करूंगा तो क्या अपने पास बनेगा, देखिए थर्ड को मैं छोड़कर यहां से इरेज कर रहा हूं, यहां से इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा। तो समीकरण थर्ड एंड फोर्थ से व्हाट वी हैव, ये दोनों इक्वल है स्टूडेंट्स। RHS साइड दोनों इक्वल तो LHS साइड इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बाई एफ बराबर 1 बटा व्यू माइनस 1 बटा यू। ये हो गया आपका लेंस सूत्र। क्या बना, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र। और कैसा लेंस सूत्र, पतला लेंस सूत्र। पतले लेंस के लिए है ये, पतले लेंस के लिए ये लेंस सूत्र है। लेंस के लिए ये क्या हो गया, पतला लेंस सूत्र हो गया। क्लियर? बस उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। मैं आता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है? और यहां से देख लीजिए, ये फोकस दूरी हो जाएगा, ये जो हो गया प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी होगा। और ये सारे इक्वेशंस को अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो साइन कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाटी है, आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक, विपरीत दिशा में ऋणात्मक, सभी दूरियां प्रकाशिक बिंदु से मापी जाती हैं। ये सारे कन्वेंशंस को हमको फॉलो करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।